हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आज की जो क्लास है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बिकॉज आज की क्लास से हम लोग छोटे छोटे वो वाले पार्ट जो कि यूपीएससी में स्पेसिफिक चैप्टर के नाम पर नहीं बन सकते, हम आज से वैल्यू एडिशन की अपनी सीरीज शुरू करेंगे। अब वो राइट टाइम आ गया है कि जब आपको स्पेसिफिक फैक्ट जो कि किसी भी स्टोरी से किसी भी सब्जेक्ट के एक पूरे रिदम से मैच नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मौर्यन एम्पायर जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चाणक्य ऑटोमेटिकली स्टोरी के अंदर फिट हो जाएंगे। लेकिन चाणक्य की कुछ ऐसी बातें जो कि यूपीएससी पिक कर सकता है, अब वो आपको अगर स्टैंडर्ड और स्टैटिक बुक में अगर ना मिले और मैं कहूँ आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, तो आप वो कैसे करोगे? वो काम मैं करवाऊंगा आपसे थ्रू वैल्यू एडिशन। और ऐसी आज मैं एक वैल्यू एडिशन आपका करवाने जा रहा हूं महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है में ये एक ऑथर बताएंगे जिनका नाम है लुई फिशर। आप इनको कोट कर सकते हो, मेंस की आंसर राइटिंग में आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। मतलब समझ गए ना कशिश या कोई भी कि जिन्होंने चैप्टर लिखा है वो है लुई फिशर। ठीक है। लुई फिशर जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे और इन्होंने जर्नलिस्ट रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इन्होंने लिखा है। ठीक है। बड़ी सारी पब्लिकेशन जैसे सैटरडे रिव्यू, यूरोपियन पब्लिकेशन, एशियन पब्लिकेशन, ये वहां पर है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी करके यूनिवर्सिटी है, उसके ये फैकल्टी भी रह चुके हैं। इनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो यहां पर हम करने क्या वाले हैं। यहां पर लुई फिशर ने एक बारी इंडिया आकर महात्मा गांधी जी के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करा था, इनका इंटरव्यू लिया था। दिस विल गोना बी अ वेरी बेस्ट चैप्टर इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें गांधी जी के एग्जैक्ट मुंह जबानी शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो सब ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास एनर्जी है इतनी, ना हमारा इतना दिमाग है, ना हमारा इतना इंटरेस्ट है। ये महात्मा गांधी का फर्स्ट हैंड इंटरव्यू जो है, काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी हमारे सामने एक पेश होगी। और इसके अंदर जो फैक्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत बेहतरीन फैक्ट्स हैं। इससे दो चार साइंस की चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी बेसिक साइंस की बायोलॉजी के एनसीईआरटी में हो सकता है ना हो, लेकिन उससे क्वेश्चन बन सकता है यूपीपीएससी के प्रीलिम्स या यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर। ये भी है, इस लेवल तक लेकर जाऊंगा इस चैप्टर को मैं। तो वेट करो आप। ठीक है। अब लुई फिशर को जब इनके बारे में लिखना था तो हुआ क्या, ये सारी रियल बातें हैं। तो अगर इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया या कोई ऐसे कैरेक्टर के अगर आप बारे में सुनो तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हो। जब महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू लेना था तो लुई फिशर जो है साल 1942 के अंदर महात्मा गांधी को विजिट करते हैं। उस टाइम पर महात्मा गांधी अपने आश्रम में थे। कौन से आश्रम? सेवाग्राम। एक बात आप लोग याद रखना, यूपीएससी के लिए आप एक चिट्ठा जरूर बना लेना। महात्मा गांधी के जो जो आश्रम थे, उन आश्रमों से उन्होंने कौन कौन सी मूवमेंट चलाई, उस आश्रमों में क्या उन्होंने टॉयलेट साफ करे, किस आश्रम में उन्होंने शूद्र को चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोला, हरिजन बोला। ये सारी बातें आपको आश्रम से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो आश्रम का एक आपका चिट्ठा बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है। चिट्ठे वाली बात क्या होती है ईशा, मैं आपको लेक्चर के बाद समझा दूंगा। मेरी क्लास में चिट्ठा किस चीज़ को बोला जाता है मैं अभी आपको समझा दूंगा कॉल पे। ठीक है, इसकी लेक्चर के बाद। अब हुआ क्या, 1942 का साल ही क्यों और ये क्यों आए यहां पर मिलने। यहां पर महात्मा गांधी उनको बताते हैं कि उन्होंने चंपारण बिहार के पास यहां पर एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी, विच वॉज इंडिगो मूवमेंट, जो कि इंडिगो प्लांटर्स के लिए थी। इंडिगो मूवमेंट, ये स्टोरीज में इंटरव्यू में महात्मा गांधी अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे कि जो प्रोमिनेंट लीडर्स आज़ादी के बाद जो रहे हैं, जिनको बहुत महान महान गद्दी मिली है अपनी प्रोमिनेंट लीडर्स को, कुछ ऐसे नाम जो कि यूनिवर्सल हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, इनके इंटरव्यू में ये उनका जिक्र करेंगे। तो ये बोलेंगे कि प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे वो कैसे झिझकते थे किसी भी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो लॉयर्स थे और वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे। और महात्मा गांधी को
चंपारण के अंदर क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करने को, हर्डल्स फेस करने को मिली, ये चीज के बारे में वो चीज बताएंगे। और यहां पर जो भी पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जो पुअर पीजेंट्स थे, उनको लैंड लॉर्ड्स की एट्रोसिटीज का किस प्रकार से सामना करना पड़ता था, ये महात्मा गांधी लुई फिशर को पूरे के पूरे अपने इंटरव्यू में बताएंगे। ये तो मैंने एक छोटी सी झलक बताई है, अब इस चैप्टर की गहराई में लेकर चलता हूं। इसके लिए हेडिंग बनाते हैं एक। गांधी जी की पहली ट्राइम्फ विक्ट्री। ट्राइम्फ जानते हो ना, धोल लगाड़े जो बजते हैं, पटाखे फूटते हैं, उसको कहते हैं हम लोग। इनकी पहली विक्ट्री क्या होता है? मुझे सबसे पहले कोई ये बता सकता है कि गांधी जी इंडिया कब आते हैं? 9 जनवरी 1915। इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं हिंदुस्तानी, एनआरआई को संबोधित करने के लिए, या फिर वेरी गुड, भारतीय प्रवासी दिवस, यही मनाते हैं। तो भारतीय प्रवासी दिवस, इसको हम ये बोलते हैं। ओके, अब क्या होता है, गांधी जी जब शुरू शुरू में आते हैं ना इंडिया, तो वो ना, ही वॉज वेरी रिलक्टेंट। ये वाली बात मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, या फिर आप ऐसा मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत आपकी इस चैप्टर से अच्छी बखूबी तरीके से हो जाएगी, आप जान जाओगे गांधी जी की साइकोलॉजी को। ही वॉज वेरी रिलक्टेंट इनिशियली, कि वो एकदम से इंडिया आकर ना किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे गांधी जी। वो पहले ना पूरे 1 साल घूमकर, पूरे 1 साल स्पेंड कर कर वो इंडिया को, इंडिया के लोगों को, उनकी साइकोलॉजी को समझना चाहते थे। क्यों? बड़े सारे साल दूर रहे ना भारतीयों से, इसलिए लंदन से आ तो गए थे वापस बैरिस्टर की डिग्री करके, लेकिन बाद में एक बंदे के बुलावे पर साउथ अफ्रीका जाते हैं। महीने से भी कम दिन का, 1 महीने से भी कम टाइम का कुछ इनका एक विजिट होता है, लेकिन कितने साल स्पेंड कर आए वहां पर, कोई बता सकता है? साउथ अफ्रीका में, हाँ भाई, साउथ अफ्रीका में कितने साल स्पेंड करे गांधी जी ने? आवाज आ रही है मेरी? बहरे हो गए हो कि गूंगे? इसको बताना मुझे इस लेक्चर के बाद। इतने सालों के लिए वहां पर ये यहां पर रहकर आते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, 1916 दिसंबर का टाइम होता है। 1916 दिसंबर का टाइम होता है। आपको पता है, एक मॉडर्न हिस्ट्री में शुरू में रूल जानते होगे, कांग्रेस की एनुअल मीटिंग्स जर्नली, जर्नली कह रहा हूं मैं, ऑलवेज वर्ड यूज नहीं कर रहा, सर्दियों में ही होती थी हमारे देश में। ये वाली बात सबको पता है ना? ये थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा, ये सर्दियों में ही होती थी। तो देखो, दिसंबर का महीना है, 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, और आपका यहां से फिल्म का फैक्ट निकल जाएगा, यहीं पर कवर हो जाएगा। कहां पर हो रही थी ये वाली मीटिंग? लखनऊ। लखनऊ में ये मीटिंग हो रही थी। यहां पर कितने लोग आए थे इस मीटिंग के अंदर? 2301 डेलीगेट्स, और बड़े सारे विजिटर आए थे।
इनके पास इस मीटिंग में एक पीजेंट आता है, किसान आता है। कहां से आता है ये? चंपारण से आता है। चंपारण कहां पर है? बिहार के अंदर। इसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, लोकसभा प्रोटोकॉल, राज्यसभा प्रोटोकॉल, एपीएफसी, ईपीएफओ, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, यूपीएससी में किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, हर इंसान को ना एक दूसरा पर्सन उसका इंसान बनाता है। यानी कि अगर मेरी बात करी जाए, दीपांक को दीपांक बनाया जिसने, कोई ना कोई पर्सनैलिटी तो होगी ना, किसी ने मोटिवेशन दी होगी, क्या पता कोई बंदी रही हो मेरी लाइफ में, उससे दिल टूटा हो, कुछ भी हो, और मैं घुमा फिरा कर अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचान पाया और मैं यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाने लगा। ऐसे ही गांधी को गांधी बनाने के लिए, यानी कि नॉर्मल महात्मा गांधी ही रहते, कौन जानता था उनको, ऐसे हजारों नाम थे, लेकिन गांधी को गांधी बनाने के पीछे वैसे तो बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। मुझे दीपांक को दीपांक बनाने के पीछे बहुत सारे, पहले तो अस्तित्व ही माँ बाप ने दिया, फिर बहुत सारी जीवन की जर्नी, एक्सपीरियंसेस हर किसी की पर्सन की लाइफ में रहता है। जैसे अंकिता को अंकिता किसने बनाया, ईशा, ईशा क्यों है, ईशा कल को एडमिनिस्ट्रेटर अगर बन जाए तो वो ऐसी क्यों है, क्या लाइफ की कौन सी परिस्थितियों में बनाया, क्या उसका जो हम्बल नेचर है, हंसी मजाक वाला नेचर है, इस वजह से बन गई। तो यानी कि गांधी को गांधी बनाने के पीछे अगर कोई पर्सन का इतिहास में कभी नाम आए ना, आप बड़े बड़े लोगों का नाम लेने से पहले ना सबसे पहले राजकुमार शुक्ला का नाम लिया करो। ये पर्सन अगर गांधी के पीछे नहीं पड़ता तो गांधी कभी गांधी नहीं होते। ये इस चैप्टर में आप जानोगे, जो कि आपको बहुत सारी किताबें नहीं बताती इतनी डिटेल में जाकर। ठीक है, अब हुआ क्या, ये मीटिंग चल रही थी, इतने डेलीगेट्स गए और एक पीजेंट इनके पास आता है चंपारण से, गरीब होता है, कहता है कि आई एम राजकुमार शुक्ला और मैं आया हूं चंपारण से और आप मेरी डिस्ट्रिक्ट चलो। यानी कि ही परसुएडेड गांधी। एक बात याद रखना, गांधी कभी मत लिखा करो, गांधी जी लिखा करो हमेशा, ठीक है। ही परसुएडेड गांधी जी कि वो इसकी डिस्ट्रिक्ट आए। अब गांधी जी इंडिया आए थे, गांधी जी ने, आप यकीन नहीं मानोगे, जब राजकुमार शुक्ला से नाम सुना चंपारण का, he had never ever heard of this place, never ever। तो राजकुमार शुक्ला कहता है कि ये जो है ना सर जी, हिमालयाज के जो फुट हिल्स हैं, हिमालयाज के जो फुट हिल्स हैं, वहां पर छोटा सा कस्बा और गांव बनकर है यहां पर। ठीक है, अब क्या गांधी माने कि नहीं माने, अभी बताता हूं। सबसे पहले गांधी उसको कहते, तुम आए क्यों, तुमने मुझे चूज क्यों करा है। तो राजकुमार शुक्ला की कहानी कुछ दोस्तों ऐसी थी कि इसने गांधी के बारे में ना बहुत सालों पहले सुन रखा था, और गांधी ने साउथ अफ्रीका में जो करा ये उनसे फेमिलियर भी था। तो इसे ये लगा कि जो चंपारण में मेरे हो रहा है ना किसानों के साथ, शेयर क्रॉपर्स के साथ, वहां पर किसान जो थे स्पेशल तरह के, एक नाम से उनको बोला जाता है शेयर क्रॉपर्स। अभी बताता हूं इनको शेयर क्रॉपर्स क्यों बोला जाता है, थोड़ा प्रोसीड करने दो, आगे लेक्चर में अपने आप पता लग जाएगा। इनके साथ जो इनजस्टिस कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड सिस्टम जो बिहार के अंदर जो इनजस्टिस कर रहे हैं इनके साथ, उसके लिए सर गांधी ही एक मसीहा हैं जो कि उनको बचा सकते हैं इस परिस्थिति से। क्योंकि गांधी ने जो साउथ अफ्रीका में कर दिखाया, राजकुमार शुक्ला जानता था ये वाली चीज। अक्सर एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि साउथ अफ्रीका वॉज द प्रैक्टिस नेट फॉर गांधी जी, और रियल जो ग्राउंड था वो इंडिया में इंप्लीमेंट करा। होमवर्क साउथ अफ्रीका से कर आ गए थे। ये कल को क्वेश्चन आ सकता है मेंस के अंदर, पहले ही पेपर जो आपके सामने हो, पहले दिन जीएस का, जीएस पेपर 1 के अंदर, कि साउथ अफ्रीका वॉज अ होमवर्क फॉर गांधी जी एंड द रियल एग्जाम वॉज इंडियाज ग्राउंड एग्जाम इन द स्टेटमेंट। तो ये चीज ना लिखने से पहले, एड्रेस करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि ये बंदा जानता था कि वो नेट प्रैक्टिस वहां पर कर आ चुके हैं और ये पर्सन सॉल्व कर देगा। तो ये ना डिटरमाइंड था कि मैं गांधी को तो लेकर ही जाऊंगा चंपारण कैसे भी करके।
तो इसको गांधी को बताता है कि मैं शेयर क्रॉपर हूं। अब डेफिनेशन जान जाओ, शेयर क्रॉपर कौन होता है। शेयर क्रॉपर एक ऐसा फार्मर होता है, ये वाली बात याद रखना, थोड़ी सी आपको हिस्ट्री में, थोड़ी सी ज्योग्राफी में काम आ जाएगी आगे जैसे ही हमारा यूपीएससी का सिलेबस आगे प्रोसीड करेगा। शेयर क्रॉपर एक ऐसा फार्मर होता है कि वो जितना भी जो कल्टीवेट करता है ना, उसका एक डिसाइडेड पार्ट, कल्टीवेटेड पार्ट का उसको शेयर करना पड़ता है। किसके साथ? लैंडलॉर्ड के साथ। क्या बोला मैंने? डिसाइडेड पार्ट। अब डिसाइडेड पार्ट कितना भी हो सकता है। हिस्ट्री के लेक्चर से इसको लिंक कर दूं। बाली कितना होता था, कितना प्रोड्यूस टैक्स? 1/6। तो अभी डिसाइडेड था कि 1/6 देना ही पड़ेगा। और याद है, हमेशा जो फार्मर से जो वसूला जाता है, मैंने पढ़ाया था आपको, हर चीज कैश में नहीं होती, कभी कभार काइंड में भी होती है। इसका मतलब ईशा क्या होता है? कैश मतलब पैसे देना, और काइंड मतलब अगर आप पैसे नहीं दे सकते हो तो जो चीज उगा रहे हो जिस भी प्रोफेशन के अंदर, आप मुझे वो सर्विस या वो गुड दे दो। आपके अगर ईशा कोई खेत है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी से काम करवा रहे हो मजदूरों से, तो आपने बोला देखो तुम्हारे 3,000 बनते हैं इस पूरे सीजन जो तुमने काम करा, दिहाड़ी के हिसाब से तुम्हारे पूरे 3,000 बन रहे हैं। तुम ये 3,000 ले लो या 4 गेहूं की बोरियां ले जाओ, बात एक ही है, तुम्हारी मर्जी। तो अगर उन्होंने कैश एक्सेप्ट करा तो वो कैश हो गया, कैश पेमेंट हो गई। काइंड पेमेंट क्या होती है कि वो गेहूं की बोरियां ले गए, पैसे नहीं लिए उन्होंने आपसे, कि उनको ये लगा 3,000 आएंगे तब भी तो बाजार से जाके खरीदनी पड़ेगी, और 3 ही आएंगी ये तो फिर भी 4 बोरी दे रही है। ये होता है शेयर क्रॉपर। ओके, अब गांधी जी इनसे बातों बातों में पूछते हैं, हाँ या ना कहने से पहले, कि ऐसा हुआ क्यों, ये क्यों फंस गए वहां के फार्मर्स जो हैं या वहां के ये जो किसान हैं, ये शेयर क्रॉपर्स के झंझट में कैसे फंस गए। तो राजकुमार शुक्ला इनको ये बताता है कि वहां पर ना एक ओल्ड एग्रीमेंट चलता था, एक पुराना एग्रीमेंट चलता था अंग्रेजों के बहुत पुराने जमाने से। उसके चक्कर में आज तक ये अपने कर्जे से मुक्त नहीं हो पाए हैं। ये वही वाली बात जो हम बचपन में पढ़ते थे ना हिंदियों में कहानी के, झूठा अंगूठा लगवा लेना, फिर उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा वो काम ही करे जा रहे हैं कि खेत पर, ये चीज है। अब वो गांधी जी के पास कहता है मैं इसलिए आया हूं कि ओल्ड एग्रीमेंट के तहत जो ये पीजेंट्स या फिर जो शेयर क्रॉपर्स हैं चंपारण के, जो ये फंसे पड़े हैं ब्रिटिशर्स के, चंपारण है ना, ब्रिटिशर्स के चंगुल में, इनको आप बाहर निकालो और इनकी सिचुएशन का कोई समाधान निकालो। अब गांधी जी का रिप्लाई क्या आता है, ये देखो ध्यान से। गांधी का नेचर ऐसा था कि गांधी आराम से काम मानते ही कहाँ थे, बात बात पे रूठ जाना, बात बात पे करवा चौथ के व्रत रख लेना, है ना। गांधी बिहेव्ड लाइक समवन के, मतलब मान लो जैसे मुझे किसी बंदी से प्यार है, अब मैं जानता हूं कि ये इसको हाँ तो करना ही है, कैसे भी करके करेगी, नहीं करेगी जबरदस्ती मनवा लूंगा मैं इससे, लेकिन फिर भी इतरा रही है। अब मैं कह रहा हूँ साली इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरा प्रीलिम्स सारा जल्दी पास, हाँ बोल दे जल्दी से, लेकिन अब फिर क्या करूँ, ऐसे भी तो नहीं बोल सकता ना उसकी चोटी पकड़ कर। तो पेशेंस के साथ, नहीं पहले से ही तेरे को कबीर सिंह नहीं बनना है, इसको एक बार ये रिलेशनशिप में लिया फिर इसके साथ कबीर सिंह बन जाइयो। ऐसी कुछ गांधी का नेचर था कि पेशेंस बहुत टेस्ट करते थे इंसान का। ठीक है, तो हुआ क्या, गांधी जी शुक्ला को बोलते हैं, राजकुमार शुक्ला को, ये सारी रियल बातें हैं, सारी रियल बातें, कुछ मतलब वो नहीं बता रहा, हाँ ये जो दिपांग वाली बात आई ये कहानी थी, लेकिन सारी रियल बातें बाकी। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने बोला राजकुमार शुक्ला को कि अभी उनकी ना मीटिंग है कानपुर में, और उस टाइम पर कानपुर को लिखा जाता था ऐसे, CAWNPORE, कानपुर। ठीक है, और गांधी जी ये भी बोलते हैं कि कानपुर की मीटिंग के बाद उन्होंने एक चीज डिसाइड कर रखी है कि अभी वो 1 साल तक इंडिया का भ्रमण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, पहले पूरे भारत, भारतीय उनकी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं। अब ये जहां जहां जाते थे, लखनऊ की कांग्रेस एनुअल मीटिंग के बाद कानपुर गए गांधी जी, जैसा कि शुक्ला को उन्होंने बोला, तो शुक्ला इनको हर जगह एकंपनी कर रहा था, पीछे पीछे आना, मतलब फॉलो कर रहा था उनको हर जगह कि मान जाए एक बारी ऑफर इनविटेशन एक्सेप्ट कर लो।
बार बार गांधी जी से कहता था एक डेट फिक्स कर लो, आप बस इतना मुझे बता दो कि तो मैं पीछे पीछे नहीं आऊंगा। तो देख रहे हो गांधी का भी पेशेंट टेस्ट हो रहा है। उसके बाद है गांधी जी कानपुर कानपुर की मीटिंग के बाद अहमदाबाद आ जाते हैं। और ये कहा जाता है, आपको पता होगा ना ये वाली चीज़, वैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपने कभी ये एब्रीविएशन सुना हो कि गांधी ने इंडिया में आकर केक खाया था। इनकी मूवमेंट ही ऐसी होती हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, सत्याग्रह, है ना। अगर आपको ऑर्डर याद रखना हो ना तो ऐसा कहा जाता है कि गांधी ने इंडिया में आकर केक खाया था। सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद और एक खेड़ा। छोड़ो उसको, अहमदाबाद पे वापस आओ। अहमदाबाद अपने लौट जाते हैं। अहमदाबाद में कहाँ पर थे ये इस टाइम पर? अपने आश्रम में। शुक्ला यहाँ पर भी पहुँच गया कि डेट बता दो, डेट बता दो। अगली हेडिंग, शुक्ला का वेट ओवर हुआ। गांधी जी ने क्योंकि इसके अंदर एक क्वालिटी देखी, क्या? शुक्ला वॉज वेरी डिटरमाइंड एंड एंथुसियास्टिक टू हेल्प शेयर क्रॉपर्स। और उनकी प्लाइट को, प्लाइट मतलब होता है सिचुएशन, उनकी प्लाइट को खुद की प्लाइट समझता है। क्यों बताया मैंने ये वाला पॉइंट? एथिक्स में इसको यूज करके आना। और एक बारी पूछा भी गया था कि गांधी जी की वो 7 क्वालिटीज बताओ जो कि एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के काम आ सकती हैं, कि इंसान को इंडिया में एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बना सकती हैं। ये यहां से सॉल्व होना था। नॉन वायलेंस और सत्याग्रह ये तो हर कोई लिख कर आ जाएगा यार, ये तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड केजी क्लास से पढ़ रहे हैं ये सब बातें तो। लेकिन हर क्वालिटी गांधी की लिखने के बाद किसी भी जीएस के पेपर के अंदर हमें उसको प्रूव भी तो करना पड़ता है। एग्जाम्पल तो दोगे ना, बिना एग्जाम्पल के कैसे सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएससी में? तो आप ये राजकुमार शुक्ला और ये चीज़ देख करके गांधी कैसे पेशेंट टेस्ट करके एक डिटरमाइंड क्वालिटी देखते थे कि पर्सन एंथुसियास्टिक है, उसका मन है और अपने सामने वाले की सिचुएशन को अपनी सिचुएशन समझ रहा है और अपने फायदे में ना सोचकर किसी और के लिए आया है मेरे पास भीख मांगने, तो मैं इसकी हेल्प कैसे नहीं करूंगा। ऐसे पर्सन के लिए तो दिल से मन करता है ना हेल्प करने का। ये वही वाली बात है कि जैसे मतलब मान लो कोई स्टूडेंट है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है जाकर, अब मैं कितना भी थका हूँ, पूरे दिन की क्लास ले चुका हूँ, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन अगर वो पूछ रहा, मुझे दिख रहा है कि वो एफर्ट कर रहा है, एफर्ट कर रही है, तो मैं जाकर उसको और समझाऊंगा, मैं उसको और फिर से क्या पता सेशन लूँ मैं उसका, मैं उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजूँ। ये चीज़ है। जो मेहनत ही नहीं कर रहा वो भाड़ में जाए, फीस तो आ ही रही है मेरी। ये नहीं चलता, ठीक है। हाँ, तो इसका वेट ओवर हुआ। अब गांधी जी इसको फाइनली एक डेट बता देते हैं, कहते हैं मुझे ना कलकत्ता जाना है ऑन सच अ सच डेट, और जैसे ही मैं वहां से लौटूंगा तो तुम मेरे पास आना और हम दोनों साथ में चंपारण के लिए ट्रेन जो है ट्रेन से चलेंगे। अब ये ना शुक्ला को लगता है कि गांधी जी यदि कलकत्ते से आएंगे, जैसे हर जगह से आते थे, एक हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ पर रहते थे, आ जाएंगे। लेकिन इस बारी हुआ क्या था रियलिटी में, ये सारी रियलिटी है, मैंने आपको बताया, ये पूरे के पूरे रियल इंसिडेंट है। बड़े सारे महीने बीत गए यार, मंथ्स पास्ड अवे, गांधी का कोई कांटेक्ट ही नहीं आया।
आश्वासन चाहिए था ना शुक्ला को, तो कि एक बारी डेट बता दो तो फिर मैं खुद पीछे पीछे नहीं आऊंगा। तो इस बारी शुक्ला जब कलकत्ता की मीटिंग में नहीं जाता पीछे पीछे, ठीक है, और बड़े सारे महीने बीत गए। उसके बाद शुक्ला गांधी के पास जाता है, तो गांधी जी से बताते हैं वो भूल गए थे एक्चुअली। वो इतना बिजी हो गए थे कि भूल गए थे कि तुम आए थे उनके पास और तुम्हें उनको अभी चंपारण जाना था। होता क्या है, दोनों के दोनों जब मतलब राजकुमार शुक्ला इसको मिल लेते, गांधी कहते हैं चलो चलो सॉरी मैं भूल गया था। दोनों ट्रेन पकड़ते हैं और ये सिटी ऑफ पटना के लिए रवाना होते हैं बिहार के अंदर। सबसे पहले पटना जाते हैं। अब क्या होता है, गांधी सबसे पहले देखेंगे हिंदुस्तानी जो एक ऊंचे तबके का लेवल का आदमी है वो एक्चुअली है कैसा। गांधी का पहला एक्सपेरिमेंट एक रियल हिंदुस्तान की साइकोलॉजी को जानने का, और बंदा कौन था सामने देखो, राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शुक्ला इनको राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर जाता है। क्यों? वो ये कहता है कि आप मेरे हिसाब से कि बापू मैं तो फिर भी ना एक किसान हूँ छोटे लेवल का, मुझे पता है कि हमारे शेयर क्रॉपर्स के साथ बहुत गलत गलत हो रहा है। आप एक काम करो, पटना में ना राजेंद्र प्रसाद जी रहते हैं। तो गांधी ने कहा वो कौन है? कहते हैं बहुत बड़े वकील हैं। तो जो आपको मसला अच्छे से शायद से मैं नहीं समझा पा रहा हूं क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, ये वकील है, आप भी वकील हो, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। और बापू मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़े महीनों पहले हम किसानों ने ना केस लड़ा था, केस करा था अंग्रेजों के खिलाफ और इस शेयर क्रॉपिंग सिस्टम के खिलाफ। तो राजेंद्र प्रसाद जी और इनके जैसे जो लॉयर्स थे वो जानते हैं वकालत का, लिखा पढ़ी का काम, कि हमारा केस था क्या। तो वो आपको ज्यादा अच्छे से वकालत की लैंग्वेज में, वकालत की भाषा में समझा पाएंगी हम सबकी परिस्थितियां, हम सबकी सिचुएशन। तो गांधी कहते हैं ये तो तुमने बहुत अच्छा दिमाग वाला काम करा। तो वो कहते हैं बापू मैं अनपढ़ हूं लेकिन दिमाग है मेरे अंदर, बकलोली मत करो, चलते हैं पहले हम, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के घर। तो ये राजेंद्र प्रसाद के घर गए। अब राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी के साथ जो होता है ना, वो गांधी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में यहां पर एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कांग्रेस के आगे चलकर प्रेसिडेंट भी बनते हैं, ठीक है। और ऑब्वियस की बात है फिर बाद बाद में आगे चलकर इंडिया के भी प्रेसिडेंट बनते हैं, ये तो पता ही है सबको। अब ये लोग जहां पर ये जाते हैं घर, राजेंद्र प्रसाद के घर गए, डोर नॉक करा। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, वो बाहर थे, उस टाइम पर थे नहीं घर पे। नौकरों ने दरवाजा खोला। जो नौकर थे उनके, वो शुक्ला को जानते थे अच्छे से पहले से ही। शुक्ला आता जाता रहता था, वो बात करता रहता था। शुक्ला बताकर भी गया था मैं गांधी गांधी जी के पीछे पीछे गया हूँ, मैं उनको लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी बार, ठीक है। शुक्ला से वो फेमिलियर थे। अब गांधी जी तो जो थे वो साधारण उनका पहनावा था, तो वो ये सोचते हैं, शुक्ला को वो जानते थे कि ये एक पुअर पीजेंट है, ये एक पुअर पीजेंट है, ये एक शेयर क्रॉपर है। अब जब शेयर क्रॉपर के साथ कोई ऐसा बंदा आएगा जिसका पहनावा भी धोती वाला हो, तो नौकर गांधी जी को पुअर पीजेंट समझ लेते हैं। और गांधी जी शुक्ला से कहते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा होगा ना चुपचाप होने देना, मैं बस ऑब्जर्व करने आया हूं यहाँ पर, तुम बीच में कोई इंट्रोडक्शन मेरा नहीं दोगे, चुपचाप कुछ नहीं बोलोगे तुम मुझसे, जैसा मुझे ये ट्रीट करने हैं मुझे एक बार इनको करने दो, मुझे यहाँ पर साइकोलॉजी समझनी है। तो क्या होता है गांधी के साथ यहाँ पर, गांधी को सबसे पहले बोला जाता है
नौकरों की तरह नीचे बैठो, सिट ऑन द ग्राउंड, मतलब नीचे बैठ जाओ, मतलब ऐसा नहीं, कुत्ते की तरह नहीं बोला कि बैठ जाओ नीचे बैठ, ऐसा नहीं बोला, ठीक है। हाँ, कि नीचे बैठ जाओ, क्योंकि इनको समझा कि ये दूसरे पेशेंट है। अब क्या हुआ, गांधी को प्यास लगती है, तो बगल में कुआं होता है, ये रियल इंसिडेंट है सारे के सारे, उनके बंगले पे कुआं होता है, तो गांधी उसकी तरफ बढ़ने बढ़ने लगते हैं कुएं की तरफ। तो नौकर बोलते ओ इधर आ, इधर इधर आ। कहाँ? वो कहते प्यास लग रही है, कुएं के पास जा रहा हूँ। गांधी वॉज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, ये लाइन ध्यान से सुनना। गांधी वॉज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल विद द फियर डैट some drops from his some drops from his touched bucket some drops from his touched bucket may pollute the entire well, may pollute the entire well। क्वेश्चन कहां बनेगा? गांधी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग वर्ना सिस्टम इन इंडिया, साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद सबसे पहला इनका क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो होता है डिस्क्रिमिनेशन का, छुआछूत का, वर्णा का, ऊंच नीच का, सोसाइटी कितनी डिवाइडेड है। जब वो छोड़कर गए थे भारत, उससे तो ज्यादा और भी स्थिति बिगड़ चुकी है। ये पहला एक्सपेरिमेंट गांधी के साथ यहां पर होता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। अब आप सोचो जरा, ऐसे एग्जांपल्स को अगर आप लिख कर आओगे गांधी वाले और ये वाले इतने डेप्थ के, आपको कौन सेलेक्ट नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा आपको सिलेक्ट? मैं इसलिए ये वैल्यू एडिशन की क्लास जब मैं चलाऊंगा ना, मैंने एक ब्रह्मास्त्र तो लॉन्च कर ही दिया आप सबके लिए, तमिलनाडु की एनसीईआरटी, लेकिन इंटरव्यू में करने वाली बातें एक ज्ञानी पर्सन के हिसाब से, मतलब ज्ञानी इतना भी नहीं कि मैं भंडार भर देना आपके दिमाग का, लिमिटेड बातें, लेकिन ऐसी बातें जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इंटरव्यूअर को पता है, उधर एग्जामिनर को पता है, क्योंकि वो दिन भर पीएचडी और ये एमफिल के स्कॉलर्स होते हैं, तो वो यही पढ़ते रहते हैं। हमें यंग एज में 21 से 25 साल में अगर सिलेक्शन चाहिए है, तो बस हमारे लिए इतनी नॉलेज इनफ है उनको खुश करने के लिए। और ये तो अभी एक वैल्यू एडिशन की क्लास है, अभी आगे मजे देखना पूरे कोर्स में, ठीक है। इतनी कहानी आप समझ, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ समझना है? फिर से मैंने तो अच्छे से ही समझाया जितनी मेरे से हो सका है, मैंने कोई भी स्टोरी में तो कर ही नहीं रहा मैं। बताओ कुछ समझना है यहाँ तक? कशिश को समझना है? आशिमा, ईशा, है ना? तुम लोगों को क्या लगता है? हाँ बोलोगे तो दोबारा समझाऊंगा मैं। बाकी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गांधी इनको वो करोगे, हाँ ये वाली लाइन मैंने बता दी, सम ड्रॉप्स फ्रॉम इज टच्ड बकेट में पॉल्यूट द इंटायर वेल। इसको आप यूज़ कर सकते हो जीएस पेपर 1 के अंदर, एंड कशिश आप भी यूज़ कर सकते हो उसको अपने पेपर्स के अंदर, ठीक है। सोसाइटी वगैरह। उसके बाद है अब राजकुमार, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो मिले नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो मिले नहीं, लेकिन शुक्ला को रियल इंफॉर्मेशन तो देनी थी ना गांधी जी को, इनको तो देनी थी। तो गांधी जी कहते हैं शुक्ला से, कोई बात नहीं, निराश मत हो, हम चलते हैं सबसे पहले चंपारण के रास्ते में जो पड़ता है मुजफ्फरपुर, इसको मुजफ्फरनगर मत समझ लेना, मुजफ्फरपुर बिहार में, चंपारण के रास्ते जो पड़ता है, हम यहां पर जाते हैं। और जो तुम इंफॉर्मेशन मुझे दे नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, मैं इंफॉर्मेशन निकलवा लूंगा। तो शुक्ला कहते कैसे निकल, बाबू कैसे निकलवाओगे इंफॉर्मेशन, मतलब उधर कोई है आपकी जान पहचान का? तो गांधी कहते हैं हाँ, मैंने टेलीग्राम ऑलरेडी कर दिया है। टेलीग्राम मतलब ये हमारा ऐप नहीं, टेलीग्राम खत भेजते हैं उसको, उस जमाने में टेलीग्राम कहते थे। टू, ध्यान से सुनना इन पर्सन का नाम,
प्रोफेसर JB कृपालनी। कृपलानी कह लो, कृपालिनी कह लो, लोग अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं इनको। मैं कृपालिनी कहता हूँ, ठीक है। प्रोफेसर JB कृपालिनी, इनको टेलीग्राम गांधी जी बोलते मैंने कर दिया था। गांधी कहते हैं मेरी इनसे सबसे पहले मुलाकात JB कृपालिनी के साथ, सबसे पहली मेरी मुलाकात हुई थी इनसे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में। यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। शांति निकेतन स्कूल कौन सी मॉडर्न यूनिवर्सिटी की पर्सनालिटी के साथ एसोसिएटेड है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जाते हैं एक्सट्रीमली फैक्चुअल जो घुस जाते हैं पेपर बनाने में। सबसे टफेस्ट फिल्म है ना उसका पूरे वर्ल्ड में, UPPSC का। 2 घंटे 150 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो उसमें ये अगर क्वेश्चन है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं जो यूपी के जो नीचे एग्जाम होते हैं। मैंने बताया था ना एक बारी कि क्या पूछा था पता नहीं, कोई लीडर था कि उसकी अर्थी में चौथा हाथ किसने दिया था। कोई लीडर था यही कांग्रेस का, बहुत फेमस, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, कि उनकी अर्थी में चौथा हाथ किसने दिया था। डोंट वरी, UPSC में हम इतना डेप्थ में नहीं जाने कि किसकी मृत्यु पर और किसने किसके साथ सेक्स कर किसको पैदा करा, हमें ये सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें लेकिन एक फिर भी जितना दे रखा है उतना हम कर लेंगे कवर, उससे ज़्यादा ही कर लेंगे। तो हमें सिलेक्शन चाहिए और हमें सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, फिर हमारी चाहे परसेंटेज चाहे 30% बने, 20% मिले, लेकिन दूसरों की उतनी नहीं आने देनी है, बस हमें ये एम करना है। प्रोफेसर JB कृपालिनी कहते हैं मैं इनसे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिला था, ठीक है। और ये क्या करते थे, ये आर्ट्स कॉलेज जो था ना मुजफ्फरनगर में, ये वहां पढ़ाते थे। मुजफ्फरनगर के आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते थे, मुजफ्फरपुर, सॉरी, हाँ, मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते थे। इनकी ट्रेन आती है यहाँ पर, टेलीग्राम पहले ही कर दिया था, अब ये जा रहे हैं। ट्रेन इनकी अराइव होती है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में 15 अप्रैल 1917, ट्रेन अराइव होती है। कृपालिनी पहले इनका वेट कर रहे होते हैं बड़े सारे स्टूडेंट्स के साथ अपने। गांधी जो थे उधर ही रुकते हैं। ये भी ना अजीबोगरीब पर्सनैलिटी है। टेलीग्राम करा था इनको, स्टेशन पे लेने आए ये, मुजफ्फरपुर में 2 दिन रहते हैं गांधी जी, लेकिन इनके घर में ना रुककर वो रुकते हैं प्रोफेसर मलकानी के घर में। काश जब गांधी ने ऐसा करा होता तो मैं जिंदा होता उस टाइम पे। तो नोट पे आज मेरी फोटो होती, ठीक है। प्रोफेसर मलकानी, ये टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। ओके, यहां तक बात क्लियर। अब आपको एक चीज पता है ना, गांधी कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते थे। गांधी कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते थे। हंसी मजाक की बात एक अलग है, लेकिन जैसा कि हम बात करते हैं, भगत सिंह को नफरत हो गई थी गांधी जी से जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस खींच लिया था। बहुत बड़ा भक्त था भगत सिंह, बचपन में बहुत बड़ा पोस्टर लगा लगा के उस टाइम पर फिरता था। स्कूल जाना छोड़ दिया था गांधी के कहने पर कि अंग्रेजों के स्कूल मत जाओ। लेकिन इन सबको ना, ये जो रेवोल्यूशनरी खून था जिनके अंदर, जो गरम दल के नेता थे जो बड़े होकर बने, ये भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, है ना, राजगुरु, इन सबको बहुत नफरत हो गई थी गांधी से, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को। लेकिन गांधी कोई भी काम ना ऐसे नहीं करते थे, गांधी एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे। इसलिए बड़े सारे स्कॉलर्स ना आज भी गांधी के बारे में इसलिए स्टडी करते रहते हैं, बिकॉज दे वांटेड टू नो द साइकोलॉजी फॉर विच गांधी जी टुक अ पर्टिकुलर एक्शन फॉर अ पर्टिकुलर कॉज एंड वाई एंड हाउ। तो यहां पर क्या होता है, गांधी ये बोलते हैं कि मैंने बुलाया,
आपको मैंने देख लिया और मुझे पता लग गया कि आपका घर कहाँ है, लेकिन मैं आपके घर, किसके घर, जेबी कृपालिनी के घर इसलिए नहीं रुका क्योंकि इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दोज डेज। ये एक बहुत ही ज्यादा विचित्र बात थी उन दिनों कि कोई भी गवर्नमेंट प्रोफेसर अगर हार्बर करता हुआ पाया गया ना, किसी को पनाह देता हुआ पाया गया ना, अगर बाहर से किसी कोई अगर आदमी आ गया है तो क्या पता उनको जेल हो जाती। और मैं नहीं चाहता कि आप जो प्रोफेसर हो, इतने सारे बच्चों का भला करते हो, कि आपको जेल हो जाती मेरी वजह से, कि मैं आपके घर पे सिर्फ रुकने आया हूं और पुलिस पूछताछ में आपका वक्त बर्बाद कर देती, आपको जेल में डाल देती। इसलिए क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स के साथ आप आए थे वहां पर वो करके, तो बहुत सारे लोग जान गए हैं और इनको ऐसा ना लगे कि कोई अनजान व्यक्ति को किसी एक इंटेंशन के साथ यहाँ पर बगावत करने के लिए या रेवोल्यूशन करवाने के लिए या कोई भी प्रोटेस्ट मूवमेंट करवाने के लिए या मुजफ्फरपुर या चंपारण की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ धरने मोर्चे निकालने के लिए आप मुझे पनाह दे रहे हैं, ये चीज़ मैं नहीं चाहता था। तो अब देखो, हमने पहले क्रिटिसाइज करा गांधी को, अब हम इनको बता रहे हैं, इनकी साइकोलॉजी से फेवर कर रहे हैं। गांधी जी के आने की खबर बिजली की तरह फैल गई। मुजफ्फरपुर से चंपारण कि कोई एक महान इंसान आया है जो कि हमें विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। और पीजेंट्स तो पूछो ही मत कितने खुश थे, हद से ज्यादा खुश थे, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे ना, ये अगली सुबह गांधी से मिलते हैं और ये फार्मर्स की पूरी प्लाइट के बारे में, सिचुएशन के बारे में गांधी जी को बताते हैं। क्यों बताते हैं? कहते हैं बापू हम हैं वो लॉयर्स, वो वकील जो कि बहुत बार चंपारण के शेयर क्रॉपर्स का केस लड़ चुके हैं कोर्ट में। अब जब गांधी जी पूरी सिचुएशन समझते हैं तो गांधी जी का गुस्सा देखते हैं। अब सबसे पहले तो गांधी जी ये कहते हैं, अब देखना लॉयर्स खुद आए हैं बताने इनको सिचुएशन के बारे में। गांधी जी कहते थे कि पूरे फसाद की असली जड़ तुम ही तो। लॉयर्स वर ब्लेम्ड फॉर द प्लाइट ऑफ शेयर क्रॉपर्स। लॉयर्स अचंभित, हम कैसे बापू? वो कहते हैं तुम केस लड़ते हो इनका? वो कहते हैं हाँ लड़ते हैं। तुम कोर्ट में इनका सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और इनकी सिचुएशन फाइल करते हो? वो कहते हैं हाँ करते हैं। तो वो कहते हैं तुम फीस लेते हो इनसे? वो कहते हैं हाँ। तो गांधी कहते हैं कि तुमने इनकी फीस का साइज देखा है जरा, कि कितनी फीस तुम इनसे वसूल करते हो? एक तो ये शेयर क्रॉपर, इनका बाजार में कुछ बिक नहीं पाता, घर चल नहीं पाता। अब अपने आप को इस सिचुएशन से, परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए इतनी ज्यादा फीस देने के लिए तुम्हें मजबूर हो जाते हैं। तो तुम मना नहीं कर सकते कि हमें फीस नहीं चाहिए, हम अमीर वो हैं, हम तुमसे लेकर फीस क्या करेंगे? तुम फ्री में क्यों नहीं लड़ते हो उनका केस? तो खरी खोटी सुनाते हैं महात्मा गांधी सारे वकीलों को। गांधी ये कहते हैं देखो, एक तो तुम हिंदुस्तानियों के साथ हिंदुस्तानी की तरह बिहेव करो और इनसे फीस वगैरह लेनी है तो पहले केस इनको जी जान दो, इनकी ज़मीन इनको वहां से मिल जान दो, यहाँ पर शेयर क्रॉपिंग सिस्टम खत्म हो जान दो, तब उनसे फीस लेना। अभी तुम विपरीत परिस्थिति में किसी एक परेशान व्यक्ति को क्यों मार रहे हो, उसकी आत्मा क्यों दिखा रहे हो? तो अगेन दिख रहे हो, एक वैल्यू एथिक्स में आपको यहाँ से भी मिल सकती है। ठीक है। अब गांधी का सजेशन क्या होता है? सारी परिस्थितियों के बाद गांधी ने क्या, खुद ने क्या एनालाइज करा, गांधी का सजेशन। गांधी कहते हैं लॉ कोर्ट्स जाना
लॉ कोर्ट मतलब लॉ कोर्ट वर्ड यूज करते हैं, कोर्ट मतलब नॉर्मल कोर्ट जाना। लॉ कोर्ट जाना फार्मर्स की दशा को सुधारने के लिए ये यूजलेस है, क्योंकि कोर्ट्स आर मेंट फॉर पेंडिंग द केसेस ओनली। सबसे बड़ा रिलीफ उनके लिए क्या होगा, गांधी ये भी बताते हैं। बिगेस्ट रिलीफ सबसे पहले ये होगा, हमें कोर्ट में केस बाद में फाइल करने हैं, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को दूर पहले बाद में करना है। सबसे पहले वी नीड टू मेक देम फ्री फ्रॉम फियर। अगेन एथिक्स में आप इसको यूज कर सकते हो, गांधी जी के कंटेक्स्ट में। अब चंपारण की डिस्ट्रिक्ट को जरा हम समझते हैं कि वो उसकी वो सिचुएशन कैसी थी। ये रागिनी आपको बीपीएससी में काम आ सकता है, ठीक है। शेयर क्रॉपर की परिस्थिति को समझते हैं चंपारण में, और चंपारण के पूरे डिस्ट्रिक्ट को समझते हैं। चंपारण की जो पूरी डिस्ट्रिक्ट थी, जो बड़े बड़े एस्टेट सिस्टम में डिवाइडेड थी। ये पूरी डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर कुछ ग्रो हो रहा 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 है, यहां कुछ ग्रो हो रहा है, यहां कुछ ग्रो हो रहा है, ऐसे, ठीक है। बाकी जगह पर लोग रह रहे हैं, ये कुछ खेत खेत मैंने बना दिए, ठीक है। ये जो एस्टेट्स है सारे के सारे, सारे के सारे, चाहे चाहे जहां पर खेती बाड़ी हो रही है चाहे ना हो रही है, एंटायर चंपारण एट दैट टाइम वॉज ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। और इस पे जो वर्कर्स थे वो थे, ध्यान से सुनना, इंडियन टेनेंट्स। यानी कि जो इनकी फील्ड पर काम भी करते थे और उनको कोई भी कैश या फिर काइंड में कुछ भी पे ही नहीं मिलता था। और यहां पर चंपारण के अंदर जो चीफ क्रॉप था, चीफ, मैं चीफ नहीं कह रहा हूं, सस्ता नहीं, चीफ क्रॉप, प्राइमरी क्रॉप, दैट वाज इंडिगो। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए फिल्म के अंदर, तो आपको ये रखना है कि यहां पर फूड क्रॉप ना ग्रो होकर क्या क्रॉप ग्रो होता था, कैश क्रॉप। फूड क्रॉप नहीं, कैश क्रॉप। अब सिस्टम कैसा चलता था, सिस्टम को समझने की कोशिश करो। लैंडलॉर्ड्स, ये जो इंग्लिशमैन थे, ये कंपेल करते थे सभी के सभी टेनेंट्स को कि जितनी तुम्हारे पास जमीन हमने दे रखी है तुम्हें खेती बाड़ी करने के लिए, तुम्हें उस पूरी जमीन पर, यानी कि ये है एक फार्मर की जमीन, इस पूरी जमीन पर, ध्यान से देख लेना ये वाला नंबर, तंग कर सकता है फिल्म के अंदर अगर किसी बहुत तगड़े स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर आ गया तो, कि तुम इस पूरी जमीन पर जितनी पे तुम खेत कर रहे हो, कि तुम खेती बाड़ी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3/20 3/20 या फिर 15% पूरे अपने लैंड होल्डिंग का जो पार्ट है वो तुम्हें उगाना पड़ेगा उसके ऊपर इंडिको, और आंखें बंद करके पूरी इंडिको को हमें सरेंडर करना पड़ेगा। ये नंबर जरूर याद रखना दोस्तों, 3/20 3/20, ठीक है, और 15%, एक ही बात है। और इसके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा था, और यही वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो बोलते हैं ना कि बड़े टाइम से, ये जो मैंने ऊपर एक बात बताई थी आपको, पता नहीं मैंने कहाँ लिखी है, कि कॉन्ट्रैक्ट एक सिस्टम जो पूरा का पूरा चला आ रहा था, इस वजह से यहाँ पर ये है। जब राजकुमार शुक्ला उनको बताता है कि ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा था, तो ये वो बताता है उनको कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रहा था, ठीक है।
उसके बाद शेयर क्रॉपिंग के बारे में बड़े सारे किसानों को पता नहीं था, तो उन्होंने साइन जब कर दिया इस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को, तो यहां पर अंग्रेजों ने, लॉयर्स बताते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी बदल दी। और गरीब किसान क्या जाने कि लिखा पढ़ी का काम कैसे होता है उस जमाने में। जब लैंडलॉर्ड्स मिलकर किसी अंग्रेजी चमड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते थे, तो लैंडलॉर्ड्स जो कि इंग्लिशमैन थे, वो ठग्स हायर करते थे, गुंडे, लोकल गुंडे, जो कि इन पुअर पीजेंट्स को मारते थे, जिसकी वजह से इनके अंदर डर बैठ गया। अब हुआ क्या, आपको पता होगा, इस टाइम पर यूरोप के अंदर सिंथेटिक इंडिगो बनना शुरू हो गई थी। याद है ये वाली बात, अगर आपने थोड़ी बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो। सिंथेटिक इंडिगो यानी कि आर्टिफिशियल इंडिगो बनना शुरू हो गई थी। अब किसानों को ये लगा कि थोड़ा बहुत इंडिगो वगैरह जो उगाकर, कम से कम वो जमीन तो हमारे पास रहती है, और हम कुछ इंडिगो को जैसे पूरी पूरी इतनी देनी पड़ती ना, और कैश क्रॉप के साथ फूड क्रॉप तो उग नहीं सकता, तो कभी कभार कुछ कुछ किसान पूरी पूरी इंडिगो उगा ले रहे थे अपने एक पूरे लैंड पर। कि भाई कोई किसान पागल थोड़ी ना, जब उसको समझ में आ गया कि जब इंडिगो जैसा जो क्रॉप उगता है तो वहां बगल में कोई चावल और गेहूं तो उग नहीं सकते, तो पूरे के पूरे उस पर मतलब मान लो वो इंडिगो उगा रहा है। इंडिगो कुछ ऐसे, इंडिगो जानते हो ना क्या होती है, डाई को कहते हैं, कलर जिससे होता है, जैसे आप चुन्नियां वगैरह जो रंगते हो, आपने देखा होगा कभी कभार भगोना लेकर एक कलर डालकर गरम गरम पानी में उबालकर चुन्नियों को रंग दिया जाता है, उसको वो इंडिगो से होता है, डाई। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये वाली जो न्यूज़ थी सिंथेटिक इंडिगो की, ये जो था, अभी तक एक किसान जैसे एक इंडिगो की प्लांटेशन करता था तो सिर्फ इसको इसका 3/20 या फिर 15% पार्ट ही तो देना पड़ता था सिर्फ, बाकी वो खुद बेच देता था। सिंथेटिक इंडिगो की जैसी खबर आई तो उनको लगा कि तुमने हमारी जमीन को बना दिया अनउपजाऊ, अनफर्टाइल बना दिया, और अब तुम सिंथेटिक इंडिगो का, आर्टिफिशियल इंडिगो का फायदा उठा रहे हो, तो अब तो इस पर खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती, तो हम करेंगे क्या। तो यहां से शेयर क्रॉपर्स ने डिमांड करना शुरू करी। शेयर क्रॉपर्स की यहां पर मेन डिमांड थी, वी वॉन्ट आवर मनी बैक, वी वॉन्ट आवर मनी बैक, हमें चाहिए अपना पैसा वापस। ये पूरा मुद्दा था। दिस वॉज द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट। ये थी चंपारण में टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको रागिनी बीपीएससी में कोई पूछे तो आप ये बोलना इंटरव्यू में, अगर कोई पूछे तो पूरा का पूरा, अगर कोई समझाने को बोले तो केमिकल इंडिगो यहाँ पर प्रिपेयर हो रही थी, जर्मनी से इंपोर्ट हो रही थी वो। ठीक है, ब्लू कलर डाई था एक जो केमिकल से बनाया जा रहा था। जर्मन डाई, हाँ मैं बता देता हूँ, सबके लिए लिख देता हूँ। जर्मनी से आ रही थी इंपोर्ट होकर, ब्लू कलर की डाई थी, ब्लू कलर की डाई थी, DYE डाई। ठीक है, गांधी आते हैं अब इस सीन में। गांधी जी एस मसीहा, ये मसीहा बनकर आए इस सिचुएशन के अंदर, ये पूरे सिस्टम के अंदर। जब ये पूरा समझ गए, अब ये सिस्टम के अंदर आएंगे। सबसे पहले गांधी कोई भी ना इमोशन बेस्ड कभी भी कोई वो नहीं लेते थे डिसीजन। सबसे पहले गांधी कलेक्ट करते थे फैक्ट्स। अगेन फैक्ट्स कलेक्शन एंड देन डिसीजन। अगेन गांधी की क्वालिटीज विच यू कैन यूज इन जीएस पेपर फॉर एथिक्स, कि एडमिनिस्ट्रेटर के कैसे काम आ सकती है। पहले एकदम से किसी को एनकाउंटर मत कर दो, पहले फैक्ट्स कलेक्ट करो। तो सबसे पहले वो जाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का जो एसोसिएशन होता है ना, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का जो एसोसिएशन होता है, उसके सेक्रेटरी के पास जाते हैं सबसे पहले वो फैक्ट कलेक्ट करने। सेक्रेटरी इनको ये कहता है, सॉरी आप यहां के नहीं हो, हम एक
आउटसाइडर को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी बोलते हैं वो आउटसाइडर नहीं है, चंपारण में पहली बार आए हैं लेकिन है तो भारतीय मूल के निवासी। तो ये कहता है तुम जो भी हो हम नहीं दे सकते इंफॉर्मेशन। तो गांधी फिर उसके बाद जाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास। जो कि होता है कौन सी जगह पर, एक डिवीजन होती है वहां पर, बड़ी सारी डिस्ट्रिक्ट को मिलकर एक डिवीजन जैसे बनती है, तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आती थी। कमिश्नर ये बोलता है कि देखो यहां से लौट जाओ, ठीक है, तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी यहां पर कुछ भी, और कोई फैक्ट यहां पर तुम्हें नहीं मिलेगा, हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे अगर तुम यहां से नहीं गए। तो गांधी जी ये बोलते हैं, एक पेज पर एक लेटर पर वो ये लिखते हैं एक नाम से द कमिश्नर, और इसको हर जगह सर्कुलेट करते हैं। द कमिश्नर नाम से एक चिट्ठा लिखते हैं और इसको हर जगह सर्कुलेट करते हैं कि कमिश्नर ने मुझे बुली करने की कोशिश करी जब मैंने उनसे इंफॉर्मेशन मांगी शेयर क्रॉपर्स की, और वो मेरे को धमकी दे रहा था कि छोड़कर चले जाओ यहां से। गांधी ने रिप्लाई में ये लिखा कमिश्नर को, ही विल नॉट लीव चंपारण, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। गांधी जी इस टाइम पर चंपारण की कैपिटल में आ चुके थे। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कहीं पर भी। मोतीहरी, मोतीहरी चंपारण की कैपिटल थी ये उस टाइम पर, चंपारण कैपिटल मोतीहरी। मैंने एक भी फैक्ट छोड़ा नहीं है, मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर करके बैठा हूँ, इसलिए मैं इतनी डिटेल में बता पा रहा हूँ आपको। बड़े सारे लॉयर्स ने इनको एकम्पनी करा। रेलवे स्टेशन पर बड़े सारे लोग आते हैं गांधी से मिलने, वो एक घर पर जाते हैं, उसको अपने हेडक्वार्टर बनाते हैं, और वहीं पर उनके पास सारे कागज वगैरह सारी चीज़ें आती रहती हैं वहीं पर, ठीक है। एक रिपोर्ट आती है गांधी जी के पास इसी बीच में एक दो दिन में कि एक पीजेंट है उसको बहुत मारा गया और उसको मेलट्रीट करा गया नियर बाय विलेज में, नियर बाय गाँव में। गांधी जी उसको देखने जाते हैं कि पूरा माजरा क्या है। और इतने में कुछ पुलिस वाले आते हैं और गांधी जी को बोलते हैं कि वापस चले जाओ। गांधी जी इस टाइम पर जब उस पीजेंट की खबर आती है ना कि उसको मारा गया है, तो गांधी जी इस टाइम पर ना एलिफेंट के ऊपर बैठकर जाते हैं, और वहां पर एक पुलिस रोक लेता है उनके हाथी को और बोलता है वापस ले जाओ इसको भी, हाथी को भी और अपने आप को भी। गांधी जिस जगह पर रह रहे थे, जिसको अपने हेडक्वार्टर बनाकर रह रहे थे, वहां पर उनको चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक नोटिस आता है कि चंपारण लीव करके चले जाओ यहां से इमीडिएटली। गांधी जी एक लेटर लिखते हैं उसको, उसका हेडिंग देते हैं उसको डिसओबे लेटर। गांधी जी खुद कहते हैं मैं डिसओबे लेटर लिख रहा हूं तुम्हें, आई विल नॉट लीव, तुम्हें जो करना है कर लो, आई विल नॉट लीव, तुम्हें जो करना है कर लो। अगले दिन होता क्या है, गांधी जी ने जो इस कमिश्नर के ऑर्डर को डिफाई कर दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर, इन सब के ऑर्डर को बार बार बोलते रहे, अगले दिन सुबह ही गांधी जी को कोर्ट में पेश होना होता है, उनको समन दी जाती है। ही वॉज रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। अब गांधी जी को वकील चाहिए होते हैं, अगले दिन बोला गया इनको कि कल कोर्ट आना, ठीक है, कोर्ट ने बुलाया तुम्हें। तो गांधी जी टेलीग्राफ करते हैं, टेलीग्राफ बोलो किसको, राजेंद्र प्रसाद जी को, और उनको बोलते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट लॉयर्स होंगे आपके पास बड़े बड़े वकालत के, उन सबको कल लेकर चले आना, फटाफट रात की ट्रेन से जल्दी बैठ जाओ और कल सुबह उनको लेकर चले आओ।
इनमें से कोई भी गांधी जी का काम नहीं जानता था साउथ अफ्रीका के अंदर कि वो क्या करके आए हैं, एक्सेप्ट राजकुमार शुक्ला। जितने भी लोग आए अगले दिन सुबह मोतीहरी में इकट्ठा हो गई भीड़ वगैरह। लेकिन सब लोग एक बात जानते थे कि गांधी जी उनकी ना हेल्प करने आए हैं यहाँ पर, और उन्हीं के लिए तो वो इतना वो कर रहे हैं, वरना तो वो चले जाते। तो पीजेंट्स के अंदर ये चीज़ देखकर उत्साह बढ़ गया, जोश बढ़ गया कि भाई कोई एक ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ने समन कर दिया, कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोल दिया, लेकिन वो हमारे लिए सिर्फ नहीं जा रहा, वो बाकी लोग तो भगौड़े हैं, वो तो 2 मिनट में भाग जाएं। तो वो ना कोर्ट हाउस के बाहर ना लोग ना गैदर करना शुरू कर देते हैं कि गांधी को अगर कुछ भी हुआ तो हमें भी अरेस्ट कर लो साथ में। जोरों शोरों से शोर मचना शुरू हो जाता है कोर्ट के बाहर। अब कोर्ट जो था वो कभी जो कोर्ट था पुलिस के लिए मुश्किल बनता जा रहा था, वो मॉब बनता जा रहा था। मॉब होता है एक ऐसा क्राउड जो वॉयलेंट हो जाता है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। गांधी जी ने लेकिन पोलाइटली ऑफिसर्स को बोला कि अपनी पावर तुम मिसयूज नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं ये जितना क्राउड है ये कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, ये कोई बिल्डिंग तोड़ने नहीं आया है, कोई उत्पात मचाने यहां पर नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर तुमने पीसफुली मुझे नहीं जाने दिया अंदर, या मेरी बात नहीं सुनी, या कोर्ट रूम ने, तो ये फिर हम सारे भारतीय मिलकर रिवोल्ट करेंगे इस कोर्ट रूम के बाहर। सिचुएशन बहुत टफ हो रही थी, तो जज ने जो केस था पोस्टपोन कर दिया। जज ने केस पोस्टपोन कर दिया और अथॉरिटीज ने बोला, जज ने ये बोलकर समन करा कि हमें पहले हायर अथॉरिटीज से कंसल्ट करने दो, तब हम बताएंगे इसका माजरा क्या है पूरा। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट भी ऑब्जेक्ट करा कि कोर्ट कितने स्लो हैं, कोर्ट देखो डिले करते रहते हैं, कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पाता उसे किसे समन करना है, फिर वापस भेज दिया, फिर हम हायर अथॉरिटी से डिले करेंगे, कोर्ट्स आर ग्राउंड फॉर कंफ्यूजन। तो गांधी जी बहुत अनाप शनाप कोर्ट के बारे में बोलते हैं और उसके पूरे चंपारण में निंदा करते हैं कोर्ट की और वकालत के पूरे प्रोसीजर की। यहां पर एक मजिस्ट्रेट होता है, वो गांधी जी को ये बोलता है देखो तुम्हें अगर इनकी हेल्प करनी है, मसीहा बनना है ना, तो तुम फंस जाओगे। 2 घंटे के अंदर अंदर मैं ऑर्डर देने वाला हूं तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, यहां से छोड़ के चले जाओ, और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बेल का बंदोबस्त कर सकता हूं, तुम्हें बेल दिलवा सकता हूं। तो गांधी कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, आपको जो करना है, जो आपको ठीक लगे वो करिए, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रीस्टार्ट होती हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट डिसीजन नहीं देता। उनको लगता है कि क्राउड बहुत ही ज्यादा जुड़ चुका है गांधी जी के साथ, तो ऐसा ना हो कि अगर इनको अरेस्ट करके जेल वेल में डाल दिया जाए तो यहाँ का क्राउड पूरा का पूरा पागल हो जाए। तो वो डिले कर देता है फिर से जजमेंट को। तो गांधी को ये जो मजिस्ट्रेट धमकी दे रहा था इसका कुछ नहीं होता। अब इस बीच बड़े सारे लॉयर जो होते हैं यहाँ पर मिलने आते हैं गांधी जी से, जिनका नाम आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सुनोगे। एक राजेंद्र प्रसाद खुद, और गांधी जी ने टेलीग्राफ करके इनको लिखा था ना कि इंपॉर्टेंट सारे लॉयर्स को लेकर आना अपने साथ। एक राजेंद्र प्रसाद आते हैं इनसे मिलने, एक आते हैं ब्रिज किशोर बाबू, एक आते हैं मौलाना मजरुल हक, मौलाना मजरुल हक, ये सारे के सारे आते हैं और गांधी जी की हेल्प करना चाहते हैं। गांधी जी इनसे एक सवाल पूछते हैं कि कल को अगर मुझे जेल हो गई तो तुम लोग क्या करोगे? मैं शेयर क्रॉपर्स के लिए यहां पर आया हूं, लेकिन कल को अगर मेरे को जेल हो गई तो क्या करोगे? तो ये बोलते हैं उल्लू के पट्टे, हम वापस घर चले जाएंगे, वी विल रिटर्न बैक टू होम। और गांधी जी चिल्लाना और सुनाना इनको शुरू करते हैं जो कोर्ट रूम के बाहर। तो वो सुनने वाली चीखें होती हैं गांधी जी की इनके ऊपर, जो डांटना शुरू करते हैं। कहते हैं मतलब मैं ही हूँ सब कुछ जो हूँ, मतलब वो करके, तो तुम इस मूवमेंट को प्रोसीड नहीं करोगे, तुम इनकी मदद नहीं करोगे। मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं जेल चला गया तो तुम ये कह रहे हो कि मतलब मैं हम घर चले जाएंगे। तो ये लोग ये बोलते हैं कि बापू आपके बिना हम मतलब अपाहिज हो जाएंगे, हम कैसे प्रोसीड करेंगे, आप ज़्यादा जानते हो। तो फिर बापू इनसे ये कहते हैं कि अपनी ये जो काले कोट है उतार के फेंक दो, ये किसी काम के वकील नहीं हो तुम, इसका मतलब।
तो राजेंद्र प्रसाद जी को भी बहुत डांट पड़ती है जिंदगी में गांधी से, इसका मतलब। फिर इनको समझ में आती है, तो फिर ये कहते हैं कि सॉरी बापू, हम कंटिन्यू रखेंगे इस मूवमेंट को, अगर कल को आपको जेल भी हो जाती है, चंपारण के किसानों को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। अब जब ये बोलते हैं ना कि हम आपके जेल जाने के बाद भी हम चंपारण के किसानों के लिए खड़े रहेंगे, तब गांधी जी बोलते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। हम जीत गए बैटल चंपारण का, अभी जीते नहीं है, लेकिन गांधी में ये था कि चलो अब हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के काम तो आया कम से कम। ये फीलिंग ही आना अपने आप में विक्ट्री का संकेत है। और इतना कहने के बाद, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू और दूसरे वकीलों के दिलासा देने के बाद, गांधी जी जो थे वो पीजेंट्स को दिलासा दे देते, अनाउंस कर देते हैं, तुम्हें इस झंझट से छुटकारा पक्का मिलेगा, मैं तुम्हें आश्वासन दिलाता हूं इस चीज का। कुछ दिनों बाद गांधी जी को एक मजिस्ट्रेट का लेटर आता है। उस लेटर में ये लिखा रहता है, गांधी के खिलाफ जो भी केस और जो चार्जेस चल रहे थे, उनको ये डिसाइड करा है कोर्ट ने और सरकार ने, दे आर टेकन बैक। और हर जगह इस बात पर खुशी का माहौल छा जाता है कि गांधी में कुछ तो बात है, लोगों को यकीन आ जाता है कि आज तक हमारे खिलाफ कोई केस लग जाए, कुछ लग जाए, वो चलते रहते हैं, और इनके खिलाफ बिना कुछ करे एक बार कोर्ट में पेश भी नहीं होना पड़ा इनको, और इनके खिलाफ चार्जेस हट गए अपने आप ही। सरकार ने पहली बार मतलब घुटने टेक दिए। और सरकार ने इनको ये भी बोला इस लेटर के अंदर, हम आपको आश्वासन दिलाते हैं, चलो आप ऐसे तो जाने नहीं वाले, हम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाते हैं चंपारण के शेयर क्रॉपर्स की दिक्कत को डिस्कस करने के लिए और उस पर नेसेसरी रिकमेंडेशन देने के लिए। और इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, लाइव स्टेटमेंट, लगभग 10,000 पीजेंट्स की, जो इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी वो रिकॉर्ड करती। तो गांधी कहते थे फिर इस टाइम पर कि देखा, अगर आप अपने दृढ़ संकल्प पर खड़े रहो एक जगह पर ठोस बनकर, तो सबके घुटने टिकते हैं, और सिर्फ टिकते ही नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आपके काम भी होते हैं। तो गांधी अब एक तरीके से लोगों के यहां पर भगवान बनने लग गए थे। ये जो कमीशन बनी थी शेयर क्रॉपर्स के लिए, इन्वेस्टिगेशन टीम की, उनकी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए, इस कमीशन के चेयरमैन थे सर, गवर्नर थे, मतलब यहां पर डिप्टी गवर्नर, सर एडवर्ड गेट। सर एडवर्ड गेट। कशिश लंबा चैप्टर है, लेकिन तुम्हें बहुत शौक था ना कि ये चैप्टर एक बारी मुझे सुनवा दो, जरा करवा दो। अब इसकी जो पूरी की पूरी जो है वर्डिट आती है, और वर्डिट में बोला जाता है गांधी जी को कि कमीशन ने यह डिसाइड करा है शेयर क्रॉपर्स को उनके हक का पैसा जो है वो रिटर्न करेंगे, लेकिन आप बताइए बाप गांधी जी, कितना रिटर्न करा जाए, हाउ मच अमाउंट शुड बी रिटर्न। अब मनी लेंडर्स ये सोचते हैं, मतलब जो अंग्रेजी लोग थे वो ये सोचते हैं, मनी लेंडर्स अंग्रेजी थे ना वो सर, इंग्लिशमैन, कि गांधी जी डिमांड करेंगे 100% फुल पेमेंट। लेकिन गांधी जी ने बोला
50%। लेकिन मैटर ये पूरा का पूरा सॉल्व होता है फाइनल 25% पे, और गांधी मान जाते हैं। अब इस मतलब ये एक्सेप्ट जो उन्होंने कर लिया ना कि सिर्फ 25% मतलब वो करके, तो शेयर क्रॉपर्स थोड़े टाइम के लिए उनसे ना खफा भी हो जाते हैं चंपारण के अंदर। अब हिंदुस्तान का आदमी देखो कैसा होता है, जब तक कुछ मिल नहीं रहा था तब तक कुछ नहीं, अब 25% मिल रहा तो उसमें भी करवा चौथ जैसे मुंह फूल रहे हैं। तो गांधी कहते हैं, समझाते हैं उन सबको, मीटिंग बुलाते हैं उन सबकी शेयर क्रॉपर्स की, उनको बोलते हैं देखो अमाउंट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ये वर्ड यूज करते हैं गांधी जी, अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन वो कहते हैं दोस्तों आप ये तो देखो कम से कम जो उन्होंने घुटने टेक दिए हमारे सामने, दैट प्लांटर्स हैड बोर्ड डाउन बिफोर अस, दे हैड बोर्ड डाउन बिफोर अस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हारे साथ अभी तक कैसा बिहेव करते थे, कुछ भी करते थे, तुम्हें 1 रुपये भी वापस मिलते थे क्या उनसे? 25% वापस मिले हैं तो मैं भले ही मैं मानता हूं चलो 50% 100% पे बात नहीं हो पाई, लेकिन तुम्हारा अपने आप में इससे तो मोटिवेशन हो कि तुम्हारे अंदर कितना करेज था कि तुमने उनको घुटने टिकवा दिए। तो शेयर क्रॉपर्स जो होते हैं फिर समझते हैं गांधी की बातों, बहुत खुश होते हैं गांधी जी से, बहुत ज्यादा। और इस इवेंट ने गांधी को गांधी बनाया। ब्रिटिश प्लांटर्स छोड़कर चले जाते हैं चंपारण की जमीन और पीजेंट्स को वापस कर दी जाती है। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम खत्म हो जाता है चंपारण के अंदर। अब क्या होता है, ये तो गांधी जी की एक पॉलिटिकल अचीवमेंट होती है पहले इंडिया के अंदर, दिस वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ गांधी जी। लेकिन गांधी जी इससे सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि गांधी कहते हैं यहां पर ना चंपारण के अंदर जब तक लोगों की सोशल और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां नहीं बदलेंगी ना, तब तक लोग नहीं बदल पाएंगे यहां के। गांधी ने ऑब्जर्व करा था जब वो पूरा चंपारण का इशू कर रहे थे, 7 महीने तक वो रहते हैं चंपारण के अंदर, हाँ ये भी बता देता हूं आपको, 7 मंथ्स तक रहते हैं वो यहां पर। तो वो ये ऑब्जर्व करते थे जैसे जब वो एक रास्ते से जा रहे होते थे ना, तो एक औरत बैठी होती थी दहलीज पे, रोज वो एक ही साड़ी पहनी रहती थी, नहाती नहाती थी और क्या कहते हैं गीली करती थी, और सूखने के लिए फिर वही पहन के बैठ जाती थी, और कोई थी नहीं, इतनी गरीब परिवार था उसका, कोई बेटा और कोई बहू वगैरह कोई थे ही नहीं घर पे। अब गीली साड़ी पहनोगे तो रैशेज नहीं होंगे, तो उसके पूरे रैशेज हो रखे थे। तो गांधी जी ने देखा कि लोगों के पास ना पर या पैसा है, गंदा गंदा खा रहे हैं, शरीर पर बीमारियां पड़ी हुई हैं, कितने सारे दाग हैं, तो ये सामाजिक और आर्थिक जब तक विकास नहीं होगा ना तब तक चंपारण का कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने 2 टीचर से रिक्वेस्ट करी, एक का नाम था महादेव देसाई और दूसरे का नाम था नरहई पारिक। नरहई पारिक कि तुम जैसे टीचर्स और अपनी बीवियों को बोलो कि यहां पर लोगों को एटिकेट सिखाएं, साफ सफाई क्या होती है, हाइजीनिक कंडीशंस क्या होती हैं। अब इसके लिए गांधी ने अपनी वाइफ को भी बुलवा लिया जो उस टाइम पर बॉम्बे में थी, और अपने बच्चों को भी बोला। गांधी के 4 बच्चे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ये पारो वाला देवदास नहीं है, कशिश, ये नाम है इसका बस, देवदास, ठीक है। और मिसेस गांधी का नाम था कस्तूरबा बाई। कस्तूरबाई, कस्तूरबाई कि तुम ना लोगों को आश्रम रूल सिखाओ। और ये क्वेश्चन बन सकता है अलग से आपको कि गांधी के आश्रम रूल्स क्या थे, बहुत सारे पेपर्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। आश्रम रूल्स थे, 2 कैटेगरी में गांधी इसको डिवाइड करते थे। एक क्लीनलीनेस रूल सिखाओ,
और दूसरा सिर्फ एक एक बंदे को सैनिटेशन ये मत सिखाओ कि उसके घर का लेटरिन बाथरूम ही साफ हो तभी वो सैनिटेशन है, नहीं। आश्रम रूल्स में एक गांधी जी बोलते थे क्लीनलीनेस रूल्स और दूसरे बोलते थे कम्युनिटी सैनिटेशन, सबकी सफाई। अब यहां पर हेल्थ कंडीशन बहुत मिजरेबल थी। गांधी एक डॉक्टर लेकर आते हैं यहां पर जो 6 मंथ तक अपनी सर्विस देता है। तो यहां पर 3 मेडिसिन वो डॉक्टर इंट्रोड्यूस करता है गांधी के कहने पर। 3 तरह की मेडिसिन पहली बार चंपारण के लोगों ने देखी। और ये क्योंकि 3 बीमारियां थी वहां पर 3 तरह की लोगों को। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कैस्टर ऑयल। ये किसको दिया जाता था? जब भी कोई एक कोटेड टंग दिखाता था, किसी की जीप पर कोई निशान पड़े हुए हैं, धब्बे पड़े हुए हैं, उसको उसके ऊपर ये वाला उसको बोल दिया जाता था कि ये तेल लगाओ। दूसरी मेडिसिन क्यूनाइन। जिस किसी को भी मलेरिया फीवर होता था, मलेरिया फीवर होता था, उसको क्यूनाइन में कैस्टर ऑयल मिक्स करके दिया जाता था। तीसरी मेडिसिन सल्फर ऑइंटमेंट। जिसको भी स्किन इरेप्शंस होते थे, जैसे कि उस बुजुर्ग लेडी को थे जो रोज एक साड़ी पहनती थी, उसको सल्फर ऑइंटमेंट के साथ कैस्टर ऑयल मिक्स करके अपने शरीर पर लगाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन किसी पेपर में आ गया ना, अच्छे अच्छों की तशरीफ फट जानी है कि गांधी ने चंपारण के अंदर कौन से एक डॉक्टर के कहने पर किस 3 तरह की मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाई या ट्रीटमेंट पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया। बता दो जरा कौन सी बुक बता रही है वाली बात, मुझे भी दिखा दो। आए ना आए हमारा उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम ये बता सकते हैं। और इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो? पीएसआईआर में आप इसको यूज कर सकते हो। गांधी जी का सोशल एक्सपेरिमेंट, गांधी जी का सोशल एक्सपेरिमेंट। पॉलिटिकल तो हो गया, सोशल एक्सपेरिमेंट चाहते तो छोड़कर चले जाते कि छोड़ो यार मैंने क्या करना है, लेकिन उनको ये लगा यार इंडिया में जब मैं यहाँ पर मेरे टिकी गया है तो क्यों ना मैं यहीं पर पूरी की पूरी नेट प्रैक्टिस करके चला जाऊँ, फिर बाकी हिंदुस्तान के अलग कोनों को समझूँ। यहाँ पर मुझे लोग भी समझ में आ गए, साइकोलॉजी भी समझ में आ गई है, सब कुछ समझ में आ गया है। मैंने उनको जितवा तो दिया, सिर्फ तारीफ ही कर यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं रियल चेंज करके जाना चाहता हूँ यहाँ से। ये चीज़ है, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे इस सेशन की रिकॉर्डिंग करूँ कि ना करूँ। मैं चाह नहीं रहा था वैल्यूडेशन चीज़ें सबको मिले एक्चुअली। अब गांधी ने, आप एक देखो, एक मर्द के एक एटिकेट्स देखो। गांधी ने कस्तूरबाई को, अपनी वाइफ को क्यों बुलाया था बॉम्बे से यहाँ तक? उसी औरत से बात करने, उस औरत को ये सिखाने कि ये साड़ी रोज रोज मत पहना करो अम्मा, इससे आपके शरीर पे जो निशान पड़ रहे हैं, आप के शरीर पर जो ये दाग धब्बे हैं, एक तो ये एक्सपेरिमेंट दे दिया गया उनको, उस लेडी को, और फिर उस लेडी को हाइजीनिक कंडीशन समझाई गई। और कस्तूरबाई ने उनको फिर साड़ी भी दी कुछ। उसके बाद
बिल्कुल लास्ट चीज। नो हेल्प फ्रॉम। गांधी जी किसी भी अंग्रेज से, गोरी चमड़ी वाले से हेल्प नहीं लेना चाहते थे। विजन की फिल्म्स की टेस्ट सीरीज में इस बंदे का नाम कभी ना कभी देख लोगे। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूस। ये ना दिल से एक बहुत अच्छा पर्सन था। ये एक्चुअली ना पैसिफिस्ट था, पैसिफिस्ट। ये मैं आइडियोलॉजी आपको PSIR में करवाऊंगा। पैसिव FIST, हाँ, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट वो लोग होते हैं दोज हु बिलीव इन पीस। ये पीस मेकर था। और ये ना अलग अलग जगह पर वर्ल्ड के कोनों में घूमता था। ये एक्चुअली था तो UK का, ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का था। लेकिन ये शांति व्यवस्था बनाए रखने में, सामाजिक परिवर्तन लाने में, आर्थिक परिवर्तन लाने में यकीन करता था। तो गांधी जी की आइडियोलॉजीज को बहुत पसंद आती थी। गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उनका कॉमन फ्रेंड था ये चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूस। ये ना चंपारण चले आता है, चंपारण आ जाता है। जैसे इसको पता लगता है कि गांधी साउथ अफ्रीका से लौटकर आकर यहाँ पर है, और गांधी से बोलता है मैं आपके आश्रम रूल से बहुत खुश हुआ और मैं उसको पॉपुलराइज करना चाहता हूं। क्या आप जब चंपारण से चले जाओगे तो बीइंग अ सोशल वर्कर मैं यहां पर रुककर लोगों की मदद कर सकता हूं आपके बिहाफ पे? गांधी कहते गेट आउट फ्रॉम चंपारण, भाग जाए यहां से। जी कहते बापू मैंने क्या करा, मैं तो आपकी मदद करने आया हूं, आई एम देयर टू हेल्प यू। वाई आर एंग्री मिस्टर गैडी? तो आप क्यों मतलब गुस्सा हो रहे हो मेरे पे इतना? तो वो ये कहते हैं मैं किसी भी ब्रिटिशर की हेल्प नहीं लेना चाहता, बिकॉज मैं लोगों को ये सिग्नल नहीं देना चाहता कि जिनसे मैंने तुम्हें बचाया है गोरी चमड़ी से, मैं फिर से गोरी चमड़ी लेकर आ रहा हूं, और क्या पता तुम एक फिर ग्राउंड बना दो दोबारा कब्जा करने का किसी न किसी वे में, और यहाँ के लोग वैसे भी तुम लोगों से बहुत त्रस्त हैं। तो प्लीज मैं किसी एक अंग्रेजी बंदे की मैं एक वो नहीं चाहता, स्पेशली UK से और ब्रिटेन से आए हुए आदमी की। क्योंकि अगर हमने किसी ब्रिटिशर की हेल्प ली ना, तो गांधी बोलते हैं ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान के बिहाफ पर तुमसे वाली कह रहा हूं, हिंदुस्तान के बिहाफ पर तुमसे वाली बात कह रहा हूं कि ये शो करेगा डेट वी हैव अ लैक ऑफ ट्रस्ट। लाइन सुनना, ये अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन आवर ओन एबिलिटीज, कि हम हिंदुस्तानी खुद से कुछ नहीं कर सकते, कि हमें इतने से भी काम की सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए भी तुम्हारी आवश्यकता चाहिए। और बाद में राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि जिंदगी में मेरे मेरे अंदर जो सेल्फ सफिशिएंसी की भावना जगाई जिस पर्सन ने, तो वो गांधी जी थे। वरना मैं तो हमेशा लॉयर था और पैसे बनाने के बारे में सोचता रहता, लेकिन देश को किस प्रकार से सर्व करा जा सकता है और एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी की कैसे मदद करनी चाहिए, ये भावना मेरे अंदर गांधी जी ने जगाई। सेल्फ डिपेंडेंट की, डिपेंडेंसी की भावना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।